Yesterday we were talking about retiring partner, retirement and death of partner during the year. और उसमें मैं आपको जो टॉपिक बता रहा था वो था शेयर ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपको ये समझाया था कि देयर आर टू मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट इज टाइम बेसिस and second is sales basis। सेल्स बेसिस को टर्नओवर बेसिस भी हम कह सकते हैं। सेल्स बेसिस को टर्नओवर बेसिस भी कह सकते हैं, ये भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या है। इसके बाद है कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं हो, in the absence of any information, which method we can use, कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं विदाउट इंफॉर्मेशन? तो मैंने आपको बताया था हम लोग टाइम बेसिस यूज करते हैं, ठीक है। बट अब हमारे सामने मैटर क्या है? हमारे सामने मैटर ये है कि हम लोग सेल्स मेथड कब यूज कर सकते हैं, सेल्स मेथड कब यूज कर सकते हैं, अब ये हमें ध्यान में रखना है। देखिए सेल्स मेथड कब यूज कर सकते हैं? जब हमें क्या गिवन हो, सेल्स इज गिवन। सेल्स गिवन होगी तो ही हम लोग सेकंड मेथड यूज करेंगे, ये हमने बात की थी। फिर इसको हम डिस्कस किया था, इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था एनुअल प्रॉफिट अपॉन into time upon square into share of profit। और हमने एक एग्जांपल भी समझा था जिसमें मैंने फर्स्ट मेथड को क्लियर कर दिया था, ठीक है। आज मैं सेकंड मेथड की बात करूंगा और सेकंड मेथड जो अपना है सेल्स बेसिस। अब सेल्स बेसिस में क्या करना है, किस तरह से करना है, हम उसको आज डिस्कस करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 27 चल रहा था अपना, और उसके बाद अभी करते हैं। तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन गिवन थी मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले सेल्स गिवन थी 2 लाख रुपीस और प्रॉफिट जो गिवन था 48,000 रुपीस। ये दोनों ही क्या है? एनुअल सेल्स गिवन है, एनुअल प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। अब अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट सेल्स अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। अब सेल्स अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट कितनी है वो भी हमें यहाँ जानना कंपल्सरी है। तो देखिए यहाँ पे जो सेल्स अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट गिवन है वो कितनी है, जल्दी से बताइए कितनी गिवन है? सेल्स अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट कितनी है? रिटायरमेंट के दिन तक उसकी सेल्स कितनी है? तो गिवन है सेकंड पॉइंट में 60,000 रुपीस। कितने सेल्स गिवन है? 60,000 रुपीस गिवन है। अब हम इस मेथड की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेल्स बेसिस पे हम 2 टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट बेसिस एंड सेकंड रेट ऑफ प्रॉफिट बेसिस। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट बेसिस की बता रहा हूं। डायरेक्ट बेसिस, अब डायरेक्ट बेसिस पे कैसे करते हैं? तो उसका फॉर्मूला क्या है? एनुअल सेल्स
एनुअल प्रॉफिट को डिवाइड करना है किससे, एनुअल सेल्स से, और यहाँ पे लिखना है, यूज करना है सेल्स अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, और यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये हमें यूज करना है। अब वैल्यू किस तरह से पुट करना है वो आप समझिए, प्रॉपर्ली ध्यान दीजिए। एनुअल प्रॉफिट हमें यहाँ पर गिवन है और उसका अमाउंट 48,000 रुपीज है। एनुअल सेल्स भी गिवन है, एनुअल सेल्स का जो अमाउंट है अपने पास वो 2 लाख रुपीज है। इट मींस 2 लाख के सेल्स पे कितना प्रॉफिट अर्न किया गया है, 48,000 रुपीज अर्न किया गया है इनटू, बट हमें 2 लाख की सेल्स के रिगार्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना है, हमें 60,000 रुपीज के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। इट मींस 2 लाख की सेल्स पे प्रॉफिट 48,000 है, तो 60,000 रुपीज की सेल्स पर प्रॉफिट कितना होगा, और जो भी प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंग टू 60,000 उसमें से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना होगा। तो ए यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर है और उसका जो शेयर है वो 3/6 है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताइए इसको सोल्व करके कि इसका आंसर कितना आएगा फास्ट, जल्दी से बताइए कितना आएगा, कैलकुलेशन करो जल्दी से फास्ट। करेक्ट है 7,200। इसको तो हमने कौन से बेसिस पे किया, डायरेक्ट बेसिस पे, बट हम इसी को रेट ऑफ प्रॉफिट बेसिस पे करें तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो रेट ऑफ प्रॉफिट बेस पे करेंगे तो हमें सबसे पहले नीड होगी रेट ऑफ प्रॉफिट की, ठीक है। अब यहाँ पर रेट ऑफ प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेट ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करनी होगी, और रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट एनपी मींस नेट प्रॉफिट और अपॉन नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स एनुअल होता है, क्या होता है, एनुअल। तो वैल्यू पुट करते हैं, नेट प्रॉफिट कितना गिवन है 48,000, नेट सेल्स कितनी गिवन है 2 लाख रुपीस इनटू 100। तो कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न किया जाता है फर्म के द्वारा, 20%, 24% प्रॉफिट अर्न किया जाता है। इट मींस हमें पता है कि फर्म की जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो कितनी 24% है। इज इट क्लियर। अब एक रिटायरमेंट के दिन तक, एक डेट के दिन तक जो सेल्स थी वो 60,000 थी, रेट पता ही है, तो 64% के रेट से 64% के रेट से कितना प्रॉफिट होता है वो हमें यूज करना होगा। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह से हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, करना पहले ये करना है, उसके बाद आगे आपको करना है। तो हम कैलकुलेट करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसके बाद ये लिखा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, सेल्स अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट into rate upon 100 into share of profit into share of profit। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए सेल्स अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट कितनी है, गिवन हमारे पास 60,000 की सेल्स है, प्रॉफिट की रेट हमें कैलकुलेट करनी 24% है, और परसेंट को अवॉइड करने के लिए हमें इंक्रीज करना है,
और यहाँ पे 3/6 और इसको भी जब हम सोल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 7200 ही आएगा। क्या आपके दोनों बेसिस प्रॉपर्ली समझ में आ गए हैं? रिप्लाई मी फास्ट। क्या दोनों ही बेसिस आपको समझ में आ गए? पहले प्राइम बेसिस की बात कर रहा हूँ और उसके बाद मैं सेल्स बेसिस की बात कर रहा हूँ। और सेल्स बेसिस के बोथ टाइप्स, दोनों तरीके आपके समझ में आ गए हैं। इस मेथड के भी दोनों आएंगे, डायरेक्ट बेसिस और रेट ऑफ प्रॉफिट बेसिस। क्या ये दोनों भी आपके समझ में आ गए हैं? वेरी गुड। अब ये तो बात थी कि किस तरह से शेयर ऑफ प्रॉफिट का अमाउंट हम कैलकुलेट करें, बट अब हम बात करेंगे, we will talk about entry for share of profit। हम बात करेंगे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री किस तरह से हम लोग पास करते हैं। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एंट्री हम किस तरह से पास करेंगे, एंट्री क्या करेंगे। देख ध्यान से, पहले एंट्री बनाऊंगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ऑलवेज शेयर ऑफ प्रॉफिट के एंट्री करना होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट जर्नल एंट्री फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या एंट्री होगी? उसमें एंट्री देखिए, P&L suspense account DR to retiring partners कैपिटल। ये आपकी एंट्री है। यहां डेथ हो रही है किसी पार्टनर की, उस केस में डेथ पार्टनर्स कैपिटल यूज कर देंगे। रिपीट, रिटर्न में ले रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल में उसका शेयर जाएगा। और पार्टनर की डेथ हो रही है तो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसकी कैपिटल में जाएगा। अब मैटर क्या है, ये तो क्रेडिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ और डेबिट क्यों हुआ, अब इसका रीजन जानना है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा नो कि जब रिटायरिंग पार्टनर को या फिर डेड पार्टनर की कैपिटल में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तो उसकी कैपिटल अप हो जाएगी या डाउन हो जाएगी, बताइए। जब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल अप होगी या डाउन होगी? एब्सोल्युटली अप होगी। और कैपिटल जब भी अप होती है ऑलवेज क्रेडिट ही होती है। आई रिपीट, जब भी कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब भी अप होती है क्रेडिट होती है। अब बात करेंगे P&L क्यों नहीं लिखा, P&L सस्पेंस क्यों यूज किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि P&L ओनली हम एंड ऑफ द ईयर ही यूज कर सकते हैं। P&L हम कब बनाते हैं? एंड ऑफ द ईयर हम बनाते हैं। एंड ऑफ द ईयर तो हुआ ही नहीं, उससे पहले ही हम उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं तो P&L में से तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते। P&L अकाउंट में से तो हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल ही नहीं सकते क्योंकि P&L अकाउंट तो अभी तक बना ही नहीं। तो फिर एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जिसका नाम होता है P&L सस्पेंस अकाउंट, हमें इसमें से ही निकालना होता है। तो वापस ध्यान दीजिए, P&L अकाउंट ऑलवेज कब बनता है? एंड ऑफ द ईयर बनता है, बट P&L सस्पेंस अकाउंट जब भी नीड होगी हम बना सकते हैं। आई बात समझ में? P&L अकाउंट ऑलवेज कब बनाया जाता है? एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। उस केस में तो शेयर ऑफ प्रॉफिट P&L अकाउंट में से देते हैं, लेकिन वो एंड ऑफ द ईयर से पहले ही रिटायरमेंट ले रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? P&L यूज ना करके हम यूज करेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई आपकी? जल्दी से बताइए, क्या ये बात आपकी समझ में आ गई? रिप्लाई फास्ट कीजिए। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो अपनी बुक में नहीं दिया गया है लेकिन यूज हो सकता है। P&L सस्पेंस की जगह हम लोग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी यूज कर सकते हैं।
पीएनएल सस्पेंस अकाउंट की जगह है हम लोग पीएनएल सस्पेंस अकाउंट की जगह हम लोग पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। एक ही बात है, ठीक है। अब एक बात, सस्पेंस का एडजस्टमेंट दोनों अकाउंट में बनते हैं। जब भी इनकी नीड हो, ईयर का एंड हो गया तब तो इनकी नीड है ही नहीं, तब तो पीएनएल अकाउंट के थ्रू सारा वर्क कर सकते हैं। लेकिन जब मिड ऑफ द ईयर है, बिफोर एंड ऑफ द ईयर है, ये दोनों अकाउंट है एक ही बात। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है ड्यूरिंग द ईयर कोई पार्टनर की डेथ हो रही है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, ड्यूरिंग द ईयर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है या रिटायरमेंट ले रहा है, उस कंडीशन में जो हमारी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्चुअली इसी के अंदर भी हमें बैलेंस शीट नहीं पूछी गई है। इस नेचर की जो भी क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ईयर की जो क्वेश्चन है अपनी बुक में किसी के अंदर भी बैलेंस शीट गिवन नहीं है, पूछी ही नहीं है। पूछने की बात कर रहा हूँ, गिवन तो होगी लेकिन रिटायरमेंट के बाद आपको नई बैलेंस शीट बनाना है वो नहीं कहा जाता। तो यदि कहा जाता तो हम ये यूज नहीं करते, ज्यादा बेटर क्या होगा, पीएनएल एडजस्टमेंट यूज करना बेटर होता। किस तरह से होगा हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपकी एंट्री समझ में आ चुकी है, ठीक है। और इस तरह से अपना एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो चुका है 27। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है तो ध्यान दीजिए। सपोज एक पार्टनर है वो 1 अप्रैल 2016 को रिटायरमेंट ले रहा है। अकॉर्डिंग टू रूल उसको जो पेमेंट करना होगा वो किस दिन करेंगे, वो हम लोग 1 अप्रैल 16 को ही करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। बट कई बार क्या होता है कि किसी पार्टनर ने रिटायरमेंट ले लिया या उसकी डेथ हो गई, बट उसको पेमेंट किए बिना, विदाउट पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, उसको पेमेंट किए बिना हमने बिजनेस को कंटिन्यूअसली रन किया, चालू रखा, और हम सपोज उसको पेमेंट करने जा रहे हैं 31 अक्टूबर को। पेमेंट कब करके जा रहे हैं उसको, 31 अक्टूबर को उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो आप बताइए, जैसे कि इस दिन सपोज उसको हमें अमाउंट देना होता 1,20,000 और ये 1,20,000 जो कि उसको देना था 1 अप्रैल 2016 को, हम ये अमाउंट उसको देना चाहेंगे 30 अक्टूबर को, क्या वो 1,20,000 इजीली ले लेगा या कोई ऑब्जेक्शन करेगा? आप बताइए, इतने डिले आप पेमेंट करेंगे, 6 मंथ लेटर हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो ऑब्जेक्शन करेगा या नहीं करेगा? यस सर नो, ऑब्जेक्शन करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। वो कहेगा कि भाई आपको पेमेंट तो 1 अप्रैल को करना था और आप हमें पेमेंट कर रहे हो इतना लेट, ठीक है। तो अब अपना टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को समझाने से करेंगे। मैंने ये एग्जांपल सामने रखा ताकि हेडलाइन भी समझ में आ जाए। पेमेंट क्या है, डिले पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। हेडिंग क्या है, डिले पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। हेडिंग क्या है, डिले पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, या हम ये भी कह सकते हैं लेट पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब देखिए, तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं यहां पर, जो अपनी जो हेडिंग बनेगी लेट पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो जब भी रिटायरिंग पार्टनर को हम लेट पेमेंट करते हैं तो सेक्शन 37 अप्लाई होती है। तो आपसे कहे सेक्शन 37 कब अप्लाई होती है, तो आपका आंसर
क्या आएगा? आपसे कहे सेक्शन 37 अप्लाई किस केस में होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? इन द केस ऑफ लेट पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, कि जब किसी भी रिटायरिंग पार्टनर को, डेट पार्टनर को लेट पेमेंट करते हैं, तब ये सेक्शन अप्लाई होता है, यूज होता है। और अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन टू रूल्स विल बी यूज्ड। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग 2 रूल्स है जो हमें यूज करने होते हैं, और उन 2 में से कौन सा यूज करना है? एक्चुअली ये सेक्शन हमें कितने ऑप्शन देती है? कितने ऑप्शन देती है? 2। कितने ऑप्शन देती है? 2 ऑप्शन देती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 हमें कितने ऑप्शन मिलते हैं? 2 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ये है कि जो भी उसकी एडजस्टेड कैपिटल है, जो भी उसकी एडजस्टेड कैपिटल है, वो तो उसको इन एनी केस लेनी ही लेनी है। जैसे हमने एक बात की कि अभी एग्जांपल दिया था कि मान लिया 20,000 उसको लेना है, वो तो लेगा, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में उसके साथ क्या लेगा और सेकंड ऑप्शन में उसके साथ क्या लेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन में एडजस्टेड कैपिटल के साथ क्या लेगा? 6% इंटरेस्ट ऑन एडजस्टेड कैपिटल। तो फर्स्ट केस में क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? एडजस्टेड कैपिटल तो वो लेगा, बट साथ में क्या लेगा? वो 6% इंटरेस्ट देगा एडजस्ट कैपिटल के ऊपर। इस तरह से दोनों कंबाइंड अमाउंट को देगा। सेकंड में क्या है? एडजस्टेड कैपिटल के साथ वो सेकंड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा, तो फिर क्या लेगा? शेयर इन प्रॉफिट। क्या लेगा वो? शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, वो क्या लेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट का जो ऑप्शन है वो कौन से नंबर का है? सेकंड नंबर का। और इंटरेस्ट ऑन एडजस्टेड कैपिटल का मतलब कौन सा है? फर्स्ट। तो ये 2 ऑप्शन उसको अवेलेबल है। किसके लिए अवेलेबल है? रिटायरिंग पार्टनर के लिए अवेलेबल है। आपको उसमें आएगा कि सर कौन सा यूज करेगा? वो ये यूज करेगा, ये यूज करेगा, कौन सा यूज करेगा? तो इसके लिए क्या है? which is more profitable। कौन सा चूज करेगा? which is more profitable will be used, will be used। ठीक है, जो लर्निंग पार्टनर है वो इन दोनों में से कौन से मेथड को यूज करना चाहेगा जो उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा? हम कैलकुलेशन करेंगे, हमें पहले इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके चेक करना होगा कितना अमाउंट मिल सकता है, फिर हम इसके अकॉर्डिंग भी चेक करेंगे इसके अकॉर्डिंग कितना अमाउंट मिल सकता है, और फिर इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि हमें किस ऑप्शन को चूज करने से ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, हम उसी को चूज करेंगे। जिससे कम हो रहा है हम चूज नहीं करेंगे। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया है? रिप्लाई मी फास्ट। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? तो लेट पेमेंट के केस में कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है? लेट पेमेंट के केस में, लेट पेमेंट के केस में कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है? आपका आंसर होगा 37। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 देयर आर 2 ऑप्शंस will be used by the retiring partner। ओके, और इनमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है एडजस्टेड कैपिटल प्लस 6% इंटरेस्ट ऑन एडजस्टेड कैपिटल। बट सेकंड में क्या है? एडजस्टेड कैपिटल, तो ये लिखा प्रोग्राम है एडजस्टेड कैपिटल, और इस एडजस्टेड कैपिटल के साथ क्या होगा? शेयर इन प्रॉफिट, कि जितना भी उसका शेयर बनता है एक्चुअली जो डिलेड पीरियड में अर्न किया है तब में उसमें से वो अपना शेयर लेगा।
क्यों लेगा? क्योंकि अभी तक उसकी कैपिटल किसके पास थी? फर्म के पास ही थी। तो क्या बोलेगा कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसमें मेरी कैपिटल का जो रोल है उसमें मैं प्रॉफिट में से शेयर लूंगा, ठीक है। बट कोई फोर्सफुली हम उसको नहीं कह सकते, वो जो भी उसको मोर प्रॉफिटेबल लगेगा उसी का यूज करेगा। इज इट क्लियर? आई थिंक आपके ये बात प्रॉपर वे में समझ में आ गई है, ठीक है। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। इसको पढ़ना और अपनी नोटबुक में इसको आप लिखना प्रॉपर वे में। ओके, इसका वैसे हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। एग्जाम्पल नंबर 28 इसी के अकॉर्डिंग करना है। एग्जाम्पल नंबर 28 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग हमें करना है। एक बार कर लीजिए कि इसमें ABC आर पार्टनर इन अ फर्म sharing profit in the ratio of 2:2:1. She retired on 30 September 2016. On this date, capital of A, B, and C after all necessary adjustment stood at 60,000. अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपको। हमने ये तो लिखा कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो यहां पे क्या होगा? इन कैपिटल रेशियो कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी यहां लिया जाएगा वो ऑलवेज कैपिटल रेशियो में लेना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं। आई रिपीट, किस रेशियो में लेना है? कैपिटल रेशियो में ही वो शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं लेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो था ही नहीं, चाहे उसकी कैपिटल थी क्यों नहीं था, तो कैपिटल थी तो रेशियो भी कैपिटल का ही हमें यूज करना है। ओके, थैंक यू। इसकी आप प्रैक्टिस करना।